अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय गाइस, आई एम ज़ारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा खान ऑफिशियल। नॉवेल जन्नत की पत्ती बाय निम्रा अहमद, एपिसोड नंबर 6। नीचे गिरा। पिंकी ने गुस्से से घूरते हुए बाहर खींची गाड़ी। आगे भगाने से कबल इसने बहुत गौर से पिंकी के को देखा। दाएं हाथ इसकी कलाई पर कांटे का जला हुआ निशान था। शहादत की उंगली से खून निकला था और बाकी दोनों हाथों की उंगलियों के ऊपर पूरों की कुदरती लकीर पर मोटी सी भूरी लकीर बन गई थी। यकीनन इसके हाथ जख्मी हुए थे मगर इसे परवाह नहीं थी। वो जन से गाड़ी आगे ले गई। फिर इसने बैक कर मुड़ कर देखा। वो दोनों ख्वाजा सिरा बार बार मुड़कर इसे गौर से गुस्से से देखते रहे। सड़क पार कर रहे थे। डोली ने पिंकी का जख्मी हाथ पकड़ रखा था और गुस्से से पलटकर हया की दूर जाती गाड़ी को देखते हुए कुछ कह रहा था। इसने सर झटक कर एक्सीलेटर पर जोर बढ़ा दिया। कम से कम इतनी उम्मीद इसे थी कि अब वो डॉली इसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी। हया जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, लॉन्च में बैठे सुलेमान साहब तेजी से इसकी तरफ आए। इसके चेहरे पर गजब छा गया था। वो डर कर पीछे हटी। तभी फोन की घंटी बजी। ये वीडियो तुम्हारी है? तुम मुजरे करती हो। रोहेल जो सोफे पर बैठा था एकदम उठा और बहुत सी सीढ़ी से इसकी तरफ उछाली। वहाँ सब मौजूद थे। ताया, फुरकान, दाऊद भाई, रोहेल और एक तरफ इरम जमीन पर बैठी रो रही थी। दूर कहीं फोन की घंटी बज रही थी। नहीं, वो इनको कहना चाहती थी। इसका मुंह तो हिलता था पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो सब इसका खून लेने पे तुले थे। सुलेमान साहब आगे बढ़े और इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। बेहया। इसे थप्पड़ों से मारते हुए सुलेमान साहब कह रहे थे। इसके लब हिल रहे थे मगर इससे आवाज़ डॉली की निकल रही थी। वो सुलेमान साहब नहीं, डॉली बोल रही थी। डॉली, पिंकी, बेहया। पिंकी की उंगलियां, फ़ोन की घंटी। वो एक झटके से उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था। इसने हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑन किया। जर्द सी रोशनी फैल गई। इसने बेख्तियार दोनों हाथों से अपना चेहरा छुआ। सब ठीक था। किसी को कुछ इल्म नहीं था। वो सब एक ख्वाब था। ओ खुदाया, इसका सांस तेज से चल रहा था। दिल वैसे ही धड़क रहा था। पूरा जिस्म पसीने से भीगा था। फ़ोन की मखसूस टोन इसी तरह बज रही थी। हाँ, बस वो घंटी ख्वाब नहीं थी। इसने साइड टेबल से मोबाइल उठाया और चमकती स्क्रीन को देखा। प्राइवेट नंबर कॉलिंग। और फिर इसने फ़ोन कान से लगाया। मैनेजर अहमद, में आपके ऑफिस आकर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए तैयार हूँ। कल सुबह 9 बजे मेरे घर की बैक साइड पर मौजूद ग्राउंड्स पे गाड़ी भेज दे। ओके। इसे फताना लहजा सुनाई दिया था। इसने आहिस्ता से फ़ोन बंद कर दिया। कभी भी वो किसी लड़के से तन्हा नहीं मिली थी मगर ना मिलने की सूरत में वो वीडियो कभी ना कभी लीक। इस खौफनाक ख्वाब ने इसे ये सब करने पर मजबूर किया था। इसे लगा अब इसके पास और कोई चारा नहीं रहा। मैनेजर अहमद से तो वो निमट लेगी। प्लेग्राउंड के गेट के साथ तोवत का तनावर दरख्त था। वो इससे टेक लगाए मुंतजर खड़ी थी। सुर्ख ए लाइन कमीज, चूड़ीदार पजामा, ऊपर स्टाइलिश सा सुर्ख स्वेटर जिसकी लंबी आस्तीनें हथेलियों को ढांप कर उंगलियों तक आती थी और कंधों पर ब्राउन छोटी सी स्टूल नुमा शाल। लंबे बाल पीछे कमर पे गिर रहे थे। सर्दी और धुंध में वो मुस्तरब सी खड़ी थी। इरम या ज़ारा, इसने किसी को नहीं बताया था। ये खतरा इसको अकेले मोल लेना था। दफ्तर इसने बेचैनी से घड़ी देखी। 9 बजने में 1 मिनट था। इसी पल एक कार जन से इसके सामने आके रुकी। सया पुरानी मर्सिडीज और किसी बुत की तरह सामने देखा ड्राइवर। वो खामोशी से सर झुकाए आगे बढ़ी और पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। इसके दरवाज़ा बंद करते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो सेफ हाउस थी। सफ़ेद दीवारों वाला खाली कमरा, दरमियान में लकड़ी की कुर्सी और मेज़ जिस पर इसे बिठाया गया। मेज़ पर सिर्फ टेलीफोन रखा था, बाकी पूरा कमरा खाली था। वो
मस्तरब सी गर्दन घुमा कर इधर उधर देखने लगी। 3 तरफ सफ़ेद दीवारें थी, इनमें से एक दीवार में वो दरवाज़ा था जहाँ से वो आई थी। अलबत्ता चौथी सिमत इसके बिलमुकाबिल दीवार शीशे की बनी हुई थी। दरअसल वो शीशे की स्क्रीन थी जो ज़मीन से लेकर छत तक थी। इसने गौर से स्क्रीन को देखा। इसका शीशा धुंधला कर दिया गया था जैसे मशीन फेर कर फ्रोस्टेड किया जाता है। हर शे इतनी मबहम और धुंधली थी कि वो बामुश्किल एक खाका बना रही थी। यकीनन वो शीशा एक कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए दरमियान में लगाया था और इसके पार कमरे का बाकी हिस्सा था। शीशे के इस पार कोई बड़ा पुरतईश सा ऑफिस था और ऑफिस टेबल के पीछे चेयर पर कोई बैठा था। इसका रुख हया की जानिब ही था। इसका चेहरा वाज़ा ना था। खाकी यूनिफॉर्म, सर पर कैप, टेक लगाकर कुर्सी पर बैठा, मेज़ पर रखी कोई चीज़ उंगलियों पर घुमाता हुआ शायद देख भी इसी को रहा था, मगर इसकी आंखें वाज़ा थी तो बस एक चीज़, इस ऑफिसर के गंदी चेहरे के दाएं तरफ आधे पे एक बदनुमा सी कालक जैसी आधा चेहरा झुलस गया था। दफ्तन वो शख्स आगे को झुका और मेज से कुछ उठाकर कान से लगाया। गलबन फ़ोन का रिसीवर ट्रन ट्रन यकदम हया के सामने मेज पर रखा फ़ोन बजने लगा। वो चौंकी, फ़ोन मुसलसल बज रहा था। क्या वो शख्स इसे कॉल कर रहा था? इसने धड़कते दिल से रिसीवर उठाया और कान से लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिस हया सुलेमान। दरअसल मैनेजर अहमद, वही भारी नरम गरम सा खूबसूरत लहजा। वालेकुम अस्सलाम। वो फ़ोन हाथ में पकड़कर कान पर रखे यकटक सामने स्क्रीन को देख रही थी। इसके पर आधे झलसे चेहरे वाला ऑफिसर फ़ोन थामे बैठा था। क्या वही मैनेजर अहमद था? मैं उम्मीद करता हूँ हमने आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी। जी। इसको घुटन महसूस होने लगी थी। मेरे सामने लैपटॉप पर सिस्टम खुला हुआ है, मुझे एक क्लिक करना है और आपकी वीडियो सफ़ा हस्ती से ऐसे मिट जाएगी जैसे कभी बनाई ही नहीं गई हो। कार के इस पार धुंधले मंजर में बैठे ऑफिसर के सामने भी लैपटॉप खुला पड़ा था। तो वो मैनेजर अहमद था। वो सामने क्यों नहीं आता था? और शहर के एक एक बंदे से मैं ये वीडियो निकाल चुका हूँ। बोले हया मैं क्लिक करूँ और वो रिपोर्ट समझे वो दर्ज हो गई। इसे लगा वो मुस्कुराया था, मगर आपने कहा था कि मुझे रिपोर्ट के लिए गलत कहा था, एक्सक्यूज़ेस बनाया था। बाज़ औक़ात बहाने बनाने पड़ते तब जब मज़ीद सब्र नहीं होता। फ़ोन को चकरा, इसका हाथ पसीने में भीग चुका था। ये शख्स इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा था? आप क्लिक कर दे, बामुश्किल वो कह पाई। वो शख्स झुका शायद बटन दबाने और फिर वापस पीछे होकर बैठ गया। कर दिया। ओ थैंक यू मैनेजर अहमद। इसका गला सूखने लगा था। एक बात पूछूं? जी। क्या ये वीडियो जाली थी? नहीं थी तो असली। तो आप इतनी डर क्यों रही थी? जाहिर है ये हमारी फैमिली वीडियो थी और शादियों पर डांस की वीडियो हम नहीं बनवाते। क्यों? वो बेदरपे सवाल कर रहा था। क्या मतलब क्यों? वीडियो की वीडियो सर्कुलेट होती है हर जगह। क्या अच्छा लगता है हमारे डांस की वीडियो लोग देखें? मगर प्राय लोग लाइव तो देख सकते हैं। गालबन इस वीडियो में मुझे वीडियोस मूवी मेकर और डीजे नज़र आ रहे थे। वो भी तो पराए मर्द हैं ना। मैं समझ नहीं पाया कि अगर आप इस तरह रक्स करने को सही समझती है तो वीडियो के बाहर निकलने पर परेशान क्यों थी? मैं आपके सामने जवाबदा नहीं हूँ। वो आहिस्ता से बोली। ठीक कहा आपने। खैर एक और बात पूछूं? पूछिए। आपके इसकी आवाज़ में अजनबियत दर आई थी। कभी कोई आपके लिए जन्नत के पत्ते तोड़ कर लाया है? हम दुनिया वालों ने जन्नतें कहाँ देखी है मैनेजर अहमद? इसके चेहरे पर तल्खी रकम थी। तभी तो हम दुनिया वाले जानते ही नहीं कि जन्नत के पत्ते किसे कहते हैं। कभी कोई आपको ला कर दे तो इन्हें थाम लीजिएगा, वो आपको रुस्वा नहीं होने देंगे। इसके चेहरे की तल्खी सकोत में ढलती गई। कौन था इस पार? आप सुन रही है? जी। वो चौंक कर
چونک کر بولی، میں چلتی ہوں۔ وہ ریسیور کان سے ہٹانے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، ایک منٹ، ایک آخری سوال کرنا ہے مجھے۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ جی پوچھیے، آپ مجھ سے شادی کرے گی؟ اسے زور کا دھچکا لگا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دھندلی دیوار کو دیکھنے لگی۔ بتائیے مس حیا۔ اس کے لب بھیج گئے۔ حیرت اور شوق، یہ غصہ غالب آ گیا۔ مس حیا نہیں، مسز حیا، ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتی۔ وہ پرس تھام کر اٹھی۔ فون کا ریسیور ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واضح چونکا تھا۔ افسوس کہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کے باوجود آپ میرے بچپن میں ہونے والے نکاح سے بے خبر ہے۔ وہ نکاح جو میرے کزن جہاں سکندر سے میرے بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ترکی میں رہتا ہے، اور آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان آئی ہی نہیں جانتا ہوں۔ آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخرکار نامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا تھا نا۔ ان کا انتظار کر رہی ہیں آپ۔ ارے بچپن کا نکاح تو کورٹ کی ایک ہی پیشی میں ختم ہو جاتا ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ مینیجر احمد، وہ چلائی، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ارے بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی ویڈیو۔ آپ بھلے اسے ٹی وی پر چلاؤ، مجھے پرواہ نہیں۔ میرا ایک کام کرنے کی اتنی بڑی قیمت وصولنا چاہتے ہیں آپ؟ رہا جہاں سکندر، تو وہ میرا شوہر ہے اور مجھے بہت محبت ہے اس سے۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، سمجھے آپ؟ ریسیور واپس پٹکنے سے قبل اس نے سوگوار ریت بھرا کہکا سنا تھا۔ ریسیور پٹک کر وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر ایک سپاہی اندر آیا جو اسے اندر بٹھا کر گیا تھا۔ اسے فوراً اشارہ کر دیا گیا تھا کہ ملاقات ختم ہو چکی تھی اور حیا کے لیے وہ بے حد تلخ ثابت ہوئی تھی۔ گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم، آئیے۔ وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ دھند کے اس پار وہ شخص میز پر جھکا کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے اس کی میز پر کسی سرخ شے کی جھلک دیکھی ہے، شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی، یا شاید یہ اس کا وہم تھا۔ جس لمحے وہ پرانی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو کھلے دروازے سے اس سپاہی نے اسے ایک سرخ گلابوں کا بوکے اسے تھمایا۔ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا اور وہ پھول بھی اس سفید پھولوں سے مختلف تھا۔ پھر بھی اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا بھی مینیجر احمد ہی تھا، اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے مینیجر احمد کے منہ پر مار دو۔ اس نے بوکے سپاہی کے بازوؤں میں پھینکا اور دروازہ کھٹک کر بند کر دیا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ حیا شام میں ارم بھاگتی ہوئی آئی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ویڈیو اس ویب سائٹ سے موو ہو گئی ہے۔ اس نے فرد جذبات سے تقریباً بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی حیا کو جھنجھوڑ ہی دیا تھا۔ مگر کیسے ہوا یہ سب؟ اس ویب سائٹ والے کو خوف خدا آ گیا ہوگا، مجھے کیا پتا۔ وہ لاپرواہی سے انجان بن گئی۔ شاید، مگر اچھا ہی ہوا۔ اور ہاں، تمہاری ترکی کی فلائٹ کب؟ پتہ نہیں، پہلے پاسپورٹ تو ملے، پھر ہی ویزا ملے گا۔ اس کو ارم کی موجودگی سے کوفت ہونے لگی تھی۔ کچھ اس کے تاثرات سے واضح ہو رہا تھا، اس لیے ارم جلد ہی اٹھ کر چلی گئی۔ وہ پھر سے سوچوں میں گم ہو گئی۔ مینیجر احمد، اس کا آدھا جھلسا چہرہ، سامنے نہ آنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، اور اس کی وہ عجیب فلسفانہ باتیں، اجنبیت کا تذکرہ، باز پرس کرنا، اور پھر مجھ سے شادی کا سوال۔ اوہ میرے خدایا، کیسا عجیب آدمی تھا وہ۔ اور اس کی ایک بات جس کے بارے میں وہ اس وقت شدید طیش میں ہونے کے باعث سوال نہیں کر سکی تھی، آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید ادھر کا رخ کبھی نہیں کرے گا۔ آخرکار کارنامہ بھی تو اتنا شرمناک انجام دیا تھا، کیوں کہہ رہا تھا وہ؟ اس نے یہ بات، کیسی ذلت شرمندگی، کیسا شرمناک کارنامہ؟ پھپھو کا خاندان وقتاً پلٹ کر نہیں آیا تھا تو کیا ان کی وجہ ان کی اپنے ملک اور خاندان سے بیزاری نہیں تھی جیسا کہ وہ قیاس کرتی تھی، بلکہ کوئی اور تھی؟
कोई ज़िल्लत आमेज़ काम इन्होंने सर अंजाम दिया था और इन्होंने किसी ने फुप्पो और इनके शौहर या जहां सिकंदर ने क्या गुट्टी थी भला, मगर मैनेजर अहमद से वो इस्तफसार कर नहीं सकी थी। ना ही इसका दोबारा कोई फ़ोन आया था। फिर और वो खतूत, वो गुलदस्ते, वो भी इसने भेजे थे। इसे इसके सबांजी जाने का कैसे इल्म हुआ? यकीनन वो इसकी कॉल टैप कर रहा था जब ज़ारा ने इसको बताया था, और वो इस वक्त यकीनन इसके घर के बाहर ही होगा, मगर गुलदस्ता तो किचन की टेबल पर रखा था, तो क्या इसके घर भी दाखिल हो सकता था और इसके कमरे में भी? खौफ की लहर ने इसे अपने हसार में ले लिया। वो उठकर दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि फातिमा बेगम दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। हया, तुम्हारे अब्बा तुम्हें बुला रहे। ओके, आ रही हूँ। इसने तकिए पर रखा दुपट्टा उठाकर गले में डाला, स्लीपर पहने और बाहर आई। अब्बा, इसने उंगलियों की पुष्ट से कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। आओ हया। इसने दरवाज़ा खोला। सामने बेड पर सुलेमान साहब बैठे थे, सोच में गुम, मुतफक्कर इसके मुंतज़र। साथ एक तरफ सोफे पर फातिमा बेगम मौजूद थी। इनकी खूबसूरत आंखें सोगवार थी, अरबा वकार सरापा अफसरदगी छाई हुई थी। आपने बुलाया था अब्बा? हाँ, आओ बेटा, मैंने एक फ़ैसला किया है। इसने गर्दन उठाई। वो बहुत संजीदा दिखाई दे रहे थे। अब तुम्हें कोर्ट के ज़रिए सबीन के बेटे से खुला ले लेनी चाहिए। कोई इसके मुंह पर चाबुक दे मारता तो शायद तब भी इसे इतना दुख ना होता जितना अब हुआ था। मैंने वकील से बात कर ली, अदालत की एक पेशी में अलहदगी हो जाएगी, और जितने बेजार वो लोग हम में से है, यकीनन इन्हें इस बात से कोई बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसने शाकी नज़रों से माँ को देखा तो इन्होंने बेबसी से शाने अचका दिए। अब्बा, क्या ये वाहिद हल है? बहुत देर बाद वो बोली। इनके रवैये से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो रिश्ते को रखना ही नहीं चाहते थे। क्या इसके अलावा भी कोई हल है? हया, दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता। मैं कभी तुम्हें ये ना कहता, लेकिन किस कीमत पर हम ये रिश्ता निभाने की कोशिश करें जब वो कोई उम्मीद ही नहीं दिलाते? अगर आपको वाकई लगता है कि आप मेरा घर बसा हुआ देखना चाहते हैं तो मुझे तुर्की जाने दें। वहाँ मैं इनको ज़रूर ढूंढूंगी और पूछूंगी कि अगर वो घर बनाना चाहता है तो ठीक है, वरना मुझे तलाक दे दे। अगर नहीं देता तो वही कोर्ट चली जाऊंगी, मगर मुझे एक आखिरी कोशिश कर लेने दे प्लीज़। वो खामोश हो गए, शायद कायल हो गए थे। अब्बा, आप मुझे 5 माह का वक्त दें। अगर इसके आखिर में भी आपको लगे कि मुझे खुला ले लेनी चाहिए तो आपके फ़ैसले में आपके साथ होगी। वो उठी और फिर बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। वो लड़की इसे क्लास की बाहर ही मिल गई। वो फाइलें संभालती बाहर जा रही थी जब इसने हया को रोक लिया। सुने मिस सुलेमान, वो जैसे मजबूरन इसे मुखातिब कर रही थी। हया ने खौफ से पलट कर देखा। वहाँ खतीजा राना खड़ी थी। डीजे जैसे डीजे सिर्फ इसकी फ्रेंड्स कहा करते थे। वो इनकी फ्रेंड ना थी और ना ही बनना चाहती थी। जी खतीजा, इसने ज़रा मुरव्वत से जवाब दिया। आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है? दरअसल मैडम, फरखंदा ने कहा है कि हम दोनों को जल्द अज जल्द वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि फरवरी के पहले हफ्ते हमने सबांजी को ज्वाइन करना है और आज 13 तारीख है। हमारे पास बस चंद 15 दिन है और तुर्की का वीज़ा 15 दिन में कभी नहीं लगा कर देता। वो तेज़ तेज़ बोली जा रही थी। इसकी बात कुछ ऐसी थी कि हया को संजीदा होना पड़ा, वरना अभी तक तो वो अब्बा की कही गई बातें सोच रही थी। ओह, तो तब हमें क्या करना चाहिए? कल तुर्किश एम्बेसी जाकर वीज़े के लिए अप्लाई करना है। इनका अजीब सा रूल है कि हर रोज़ सबसे पहले आने वाले 15 उम्मीदवारों का ही इंटरव्यू होता है। एम्बेसी सुबह 7 बजे ही खुल जाती है और लोगों की लाइन लगी होती है। अगर हम 1 मिनट भी लेट हो गए तो वो हमें अगले दिन पर टाल देंगे। सुन रही है ना आप? जी, इसने गायब दिमागी से सर हिलाया। पता नहीं वो क्या बोले जा रही थी। आप मुझे अपना नंबर लिखवा दें ताकि हम कांटेक्ट कर सके। इसने बेदिली से अपना नंबर लिखवा दिया। खतीजा इसे अपने फ़ोन में नोट करती गई। ठीक है,
کل صبح 6:30 تک آپ ڈپلومیٹک NQ تک پہنچ جائیے گا، میں وہیں ہوں گی۔ اوکے گائز، آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔